जी स्टूडेंट्स, आज से कुछ सेशंस पहले हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को कैसे फैसिलिटेट करते हैं। डिसीजन हम हमेशा फ्यूचर में लेते हैं। इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि जब हमारे पास डेटा आज का मौजूद है, आज से पहले का डेटा, यानी जिसको हम यस्टरडे का डेटा कहते हैं, आज से पहले के टाइम का डेटा मौजूद है, उस डेटा को यूज़ करते हुए हम फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट या प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। डिसीजन मेकिंग भी इसी को कहते हैं। डिसीजन हमेशा हम फ्यूचर के बारे में लेते हैं, तो इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। कुछ टेक्निक्स एक्सेल में मौजूद हैं जो एक्सक्लूसिव हैं फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन या डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं और हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक हाइपोथेटिकल डेटा है और ये डेटा हमें क्या बता रहा है। ये मेरे पास टाइम का फैक्टर मौजूद है और हर साल के अगेंस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट की सेल है वो मेरे पास मौजूद है। ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी हो सकते हैं और उनके पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल मैंने जनरेट किया है तो ये नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं। जब मैंने फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लेना हो, यानी 2015 तक की तो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन अगर मैंने 2016 की इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे ये डेटा क्या बता रहा है। इस डेटे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस डेटे में वेरिएशन टाइम के रेफरेंस से हो रही है। तो हर उस डेटे में जिसमें वेरिएशन टाइम के रेफरेंस से हो रही हो उसको हम टाइम सीरीज़ कहते हैं। और जहाँ पे भी टाइम सीरीज़ मौजूद है वहाँ पे हमें बड़े एक्सक्लूसिव टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो रेगुलर टेक्निक्स हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये आप सबको पता है कि टाइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि यूजुअल डेटा में नहीं होते। जब हम साल के महीनों की बात करते हैं तो हमें पता है कि हर साल में जनवरी एक मरतबा आता है, जनवरी के बाद फरवरी एंड देन अप टू दिसंबर, और जो ही दिसंबर आता है अगले साल में जनवरी रिपीट हो जाता है। अब ये एक ऐसा फीचर है जो बाकी डेटा सेट्स में नहीं होता। सिमिलरली कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो टाइम के हिसाब से पहले अपनी पीक पे पहुंचते हैं और फिर वो ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जब ड्रॉप होने के बाद दोबारा वो पीक पे आते हैं। आमतौर पे उनको हम साइक्लिकल इवेंट कहते हैं। ये वो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि जिनकी वजह से जो टाइम के रेफरेंस से डेटा इकट्ठा है वो बाकी डेटा सेट से डिफरेंट होता है। यहाँ पे एक आम क्वेश्चन शायद आपके जहन में भी आया हो कि रिग्रेशन की टेक्निक हमने पढ़ी थी, वो हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो रिग्रेशन की जो टेक्निक है वो इस वजह से यूज़ नहीं हो सकती कि ये टाइम के रेफरेंस से डेटा इकट्ठा हुआ है, जहाँ पे रिग्रेशन की टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो सकती। फोरकास्टिंग हम रिग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये टाइम के रेफरेंस से डेटा इकट्ठा है। तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी? यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल होगी उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने कुछ मॉड्यूल पहले डेटा एनालिसिस का मॉड्यूल ऑन किया था। आई होप कि आपको याद होगा। उस डेटा एनालिसिस के पैकेज को हम यहाँ पे ऑन करते हैं और इस पूरी रिपॉजिटरी में हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है। ये वो टेक्निक है जो एक्सक्लूसिवली यूज़ होती है टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है क्योंकि हमने डेटा को यहाँ पे इकट्ठा सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसने कुछ चीज़ें चूज़ कर ली हैं। लेकिन अगर ये डिफ़ॉल्ट नहीं भी कर रहा, या अगर ये डिफ़ॉल्ट इसने किया है, तो आप इसको इंश्योर कर लें कि हमारे पास डेटा जो इसने इस रेंज में लिखा है, क्या ये वही डेटा सेट है जिसको हमने यूज़ करना है। यहाँ पे हम देखें तो ये वही डेटा सेट यहाँ पे मौजूद है जिसको इसने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ डैम्पिंग फैक्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। ये क्या होता है? जब इसकी आउटपुट सामने आएगी तो उस वक्त मैं आपको ज़्यादा तफसील से बताऊंगा कि ये डैम्पिंग फैक्टर क्या रोल प्ले करता है। इस वक्त सिर्फ इतना बता दूं कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में मूव करती है। इट कैन नॉट बी लेसर देन 0, इट कैन नॉट बी मोर देन 1, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। 0 के नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं
और 1 से ऊपर नहीं जा सकती। सो 0 और 1 के दरमियान में ये वैल्यू मूव करेगी। मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू 0.5 ले ली है। अब जब आउटपुट आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका असर क्या हुआ है। आउटपुट रेंज मैं यहाँ पे किसी भी फैक्टर को, किसी भी रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जहाँ पे इसकी आउटपुट मेरे सामने आ जाए। मैंने किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लिया और जब ये इंफॉर्मेशन मैं दे चुका, यहाँ पे लेबल को मैं क्लिक नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जब मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया था तो सेल को मैंने शामिल नहीं किया था। ये वही डिस्कशन है जो हम पहले बहुत सारे मॉड्यूल में भी कर चुके हैं। ओके का बटन प्रेस किया तो आप देखें कि इसने हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। एक तो इसने न्यूमेरिकल डेटा हमारे साथ शेयर किया है, दूसरा एक ग्राफ शेयर किया है। इस ग्राफ में जो मज़ेदार चीज़ है वो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एक्चुअल डेटा है और ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारे पास फोरकास्टेड डेटा है, यानी जो इस मॉडल की मदद से डेवलप किया गया। जो बुनियादी फ़र्क है इन दोनों लाइंस में कि ये जो फोरकास्टेड डेटा है ये एक्चुअल डेटे की निस्बत जिगजैगनेस इसमें कम है, इसमें जो ट्रेंडीनेस है वो बहुत कम है। और दूसरी बात ये हमें बता रहा है कि एक्चुअल डेटा तो हम देखें कि वो इंक्रीजिंग पे ख़त्म हुआ है। हमें ये नहीं पता इस इंक्रीज के बाद ये डाउन पे जाएगा या फर्दर इंक्रीज कर लेगा, लेकिन ये जो हमारे पास फोरकास्टेड डेटा है उसको देखें तो उसने हमें ये बता दिया कि ये जो नेक्स्ट वैल्यू इसकी होगी वो डिक्रीजिंग होगी, वो इंक्रीजिंग नहीं होगी जो फोरकास्टिंग में होता है। सो यहाँ पे हमें इस ग्राफ की मदद से एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हमें पता चल गया कि जो इसकी नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी वो इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग होगी। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि वो जो डैम्पिंग फैक्टर हमने सेलेक्ट किया था 0.5 का, वो क्या रोल प्ले कर रहा है? ये जो जिगजैगनेस है ये कंट्रोल होती है उस डैम्पिंग फैक्टर से। अगर मैं 0.5 की बजाय इसकी वैल्यू 0.7 या 0.8 या 0.9 ले लूँ तो इसकी ये जो जिगजैगनेस है ये बहुत कम हो जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर हम इसको सिलेक्ट करते हैं इसी डेटा सेट में, अगर दोबारा से इसको करें और यही डेटा सेट दोबारा करें और यहाँ पे हम इसका जो डैम्पिंग फैक्टर है वो 0.9 लें, अगर इसमें देखें तो यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर मैंने 0.9 लिया था, तो आप इस फोरकास्टेड लाइन की जिगजैगनेस देखें वो बहुत रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे अगर 0.5 के ऊपर उसको कंपेयर करें तो यहाँ पे जिगजैग ज़्यादा है, 0.9 के ऊपर जिगजैग कम हो गई। जिगजैग से एक्चुअली होता क्या है कि हमें पता नहीं चलता कि जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, लेकिन जब जिगजैग कम होगा तो फिर हमें आसानी होगी कि हम आसानी से नेक्स्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट या फोरकास्ट कर सकेंगे। ये हमारी अपनी चॉइस के ऊपर है कि हम वो जिगजैग कितना कम करना चाहते हैं। एक एडवाइजेबल फीचर ये है कि इसकी वैल्यू को 0.7 से ऊपर होना चाहिए ताकि हम एक बेहतर कर्व हमारे सामने आ सके और हम उसको प्रिडिक्ट कर सके। ये एक टेक्निक थी जिसका नाम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग था। बिल्कुल इसी तरीके से एक टेक्निक और अवेलेबल है, उसका जो ग्राफ होगा वो तकरीबन ऐसा ही होगा, लेकिन उस टेक्निक का नाम जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसका नाम है मूविंग एवरेज। ये मैंने इस डेटा एनालिसिस रिपोजिटरी में इसको सिलेक्ट किया। जब इसको सिलेक्ट किया तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा कि डेटा रेंज कौन सी है। वो डेटा रेंज मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे लेबल को शामिल किया तो मैंने लेबल को क्लिक कर लिया और जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हमें डैम्पिंग फैक्टर देना पड़ता था, यहाँ पे हमें इंटरवल देना पड़ेगा कि हम कितनी इंटरवल्स को कलेक्ट करके कंबाइन करके आगे चल रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ, अक्सर ऑफिसेज में जब अटेंडेंसेस कैलकुलेट होती हैं तो कि वो कोई एम्प्लॉई कितने वक्त पे ऑफिस में रहा है, 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे, वहाँ पे जब फोरकास्ट होता है कि ये एम्प्लॉई जो पिछला एक पूरा महीना इतने 8 घंटे इसने गुजारे हैं या 9 घंटे गुजारे हैं, नेक्स्ट पे वो कितना वक्त गुजारेगा किसी नेक्स्ट डे में, तो वहाँ पे 7 डेज यानी इंटरवल जो है वो 7 का रखते हैं, क्योंकि एक वीक जो है वो 7 के ऊपर होता है। सिमिलरली जब हमारे पास मुख्तलिफ प्लेयर्स का डेटा होता है कि क्रिकेट का अगर एग्जांपल लें
तो कोई प्लेयर जो है वो 3 मैच खेल रहा है, कोई 5 मैच किसी ने खेले हुए हैं। 5 मैचों में आपको पता है अगर टेस्ट मैच देखा जाए तो हर मैच की 2-2 इनिंग्स हैं। तो उनको कंबाइन करने के लिए जब हम इंटरवल यूज़ करेंगे तो वो 2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हर मैच में 2-2 इनिंग्स हैं। तो ये जो इंटरवल है ये बेसिकली शो कर रहा है कि हम कितने डेटे को कंबाइन करके आगे रिजल्ट देखना चाहते हैं, और जो इसका रिजल्ट है उसका एग्जैक्टली वही होगा जिस तरीके से मूविंग एवरेज का हमारे पास जवाब आता है। इसको अगर हम एग्जैक्ट करें और इसका चार्ट हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, चार्ट आउटपुट, और इसको कलेक्ट किया तो ये हमारे पास चार्ट ऑप्शन आ जाएगी। आप इसका चार्ट देखेंगे, चार्ट एग्जैक्टली उसी तरह का है जिस तरह एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का चार्ट है। आपके जहन में ये ज़रूर सवाल होगा कि इन दोनों में फिर हमें कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। तो उसका बड़ा आसान जवाब ये है कि मूविंग एवरेज एक पुरानी टेक्निक है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एक नई टेक्निक है। आजकल फाइनेंशियल मार्केट्स में जब फोरकास्टिंग होती है लोग उसको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, या जहाँ पे भी हम टाइम के रेफरेंस से जब डेटा इकट्ठा है और उसके हिसाब से फोरकास्टिंग करेंगे तो उसको हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को प्रेफर करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक नई टेक्निक है, मूविंग एवरेज एक पुरानी टेक्निक है। मूविंग एवरेज के ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग स्टेटिस्टिकली और मैथमेटिकली एक सुपीरियर टेक्निक है एज कंपेयर टू मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग तो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिजल्ट आपने देखा कि उनके जो चार्ट के आउटपुट है वो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग आपको एक बेहतर आंसर प्रोवाइड करती है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए हम फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन या दूसरे मानों में डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। जो टेक्निक्स हमने सीखी उनमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक के तौर पे मौजूद हैं। एक बात वाजिया करता चलूँ, टेक्निक्स और भी हैं, लेकिन ये वो टेक्निक्स हैं जो हर जगह इस्तेमाल होती हैं, भले वो फाइनेंशियल मार्केट्स हों, भले वो मार्केटिंग एनालिसिस हो। ये 2 टेक्निक्स हम हर जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी जो टेक्निक्स हैं वो मैथमेटिकल नेचर की हैं, स्टैटिस्टिकल नॉलेज उसके लिए चाहिए उनको सीखने के लिए, लेकिन ये जो 2 टेक्निक्स हैं एक्सेल उनको बड़ी आसानी के साथ करती है और उनको समझना भी हमारे लिए बहुत आसान होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी।